Hey dear students, welcome back to lecture 8 of our chapter 1 that is significant contemporary rights of citizens। बच्चों आज जो हमारा लेक्चर नंबर 8 है इसके अंदर हम एक और इम्पॉर्टेंट एक्ट है, जैसे कि हमारा आप देख रहे हैं एक्ट जो है हम पढ़ते आ रहे हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमने देखा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने देखा है, उसी के साथ साथ हमने देखा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। अब हम देखने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट एक्ट जो कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1955 है। जी हाँ, 1955 जो है उसमें एक और एक्ट बनाया गया था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। अब ये एक्ट क्या है? मिलावट का ज़माना है, दूध में पानी मिला दो, चाय पत्ती में पाउडर मिला दो, हल्दी में भी पाउडर मिला दो। तो जब इस तरीके की मिलावटें होती थी तो कहीं ना कहीं क्या होता था, कंज्यूमर्स को बेवकूफ़ बनाया जाता था। यानी एक्चुअल प्रोडक्ट का प्राइस आपसे लिया जा रहा है लेकिन आपको मिला हुआ प्रोडक्ट जो है वो दिया जाता था, मिलावट वाला प्रोडक्ट दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं फूड तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है हमारे हेल्थ के लिए, तो हमारी हेल्थ से भी खिलवाड़ किया जा रहा था। इसीलिए ये एक्ट को 1955 में बनाया है, जिसको 2006 में रिप्लेस किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ने। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ने रिप्लेस किया है किसको? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1955 से रिप्लेस हुआ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। इसके बारे में आज हम डिटेल में समझेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक्ट है बच्चों, इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना पड़े ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर इस एक्ट के बारे में समझ जाएंगे आप अपने ओन वर्ड्स में एग्जाम में आंसर को लिख सकते हैं। नाउ जैसे मैंने कहा, फूड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। एक्सेस टू प्योर एंड न्यूट्रिशियस फूड फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन। हर एक नागरिक का अधिकार है कि उसको बिना मिलावट वाला खाना पानी जो है वो मिले। डायरेक्टोरेट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग एडल्ट्रेशन और मिसब्रांडिंग ऑफ फूड आर्टिकल्स। अब ये जो डायरेक्टरेट है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन के, ये रिस्पॉन्सिबल है कि किसी भी फूड प्रोडक्ट में एडल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, यानी मिलावट नहीं हो रही है, और मिस ब्रांडिंग भी नहीं हो रही है। अब आप बोलोगे ये मिस ब्रांडिंग क्या होती है? मिस ब्रांडिंग का मतलब होता है, समझ लीजिए कि मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेचती हूँ, कोई भी हेल्दी सा प्रोडक्ट, जिसके ऊपर मैंने एक टर्म लिख दिया है ऑर्गेनिक। क्या लिख दिया मैंने? ऑर्गेनिक, एकदम नेचुरल है, कोई भी मिलावट वाला नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा एडिटिव्स नहीं है, कोई भी कलर ऐड नहीं है, कोई भी कंटेंट जैसे नहीं है। लिखा ऑर्गेनिक है लेकिन वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं है। जब आप उसको कंज्यूम करोगे तो सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक है, यानी सबसे ज़्यादा मिलावट वाला खाना है। तो प्रोडक्ट के ऊपर लेबलिंग पे कुछ और लिखा है मैंने, अंदर प्रोडक्ट कुछ और बेच रही हूँ मैं आपको, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बुलाते हैं? मिस ब्रांडिंग बुलाते हैं। ओके तो ये डायरेक्टोरेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों पे नज़र रखने के लिए। Although Section 272 and 273 of Indian Penal Code were in existence, the same were considered not sufficient for control of adulteration of food articles. इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 272, 273 तो एग्जिस्ट करते थे, लेकिन फूड और एडल्ट्रेशन के लिए इनका कहीं ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था, इसीलिए अलग से हमको एक एक्ट बनाना पड़ा। दैट इज़ द रीज़न 1954 में फूड प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट को हमने बनाया। ओके The primary objective was to prevent the adulteration of food and to ensure that food products were safe for consumption from fraudulent and deceptive trade practices. Primary objective क्या था? 1954 में इस एक्ट के बारे में हमने बात की, इसको इनैक्ट किया, इसको बनाया, इम्प्लीमेंट 1955 से किया। लेकिन मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था या हमारा एजेंडा क्या था? कि हम चाहते थे कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन मिले। किससे? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, फ्रॉड से, डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस से, ताकि जो भी चीज़ वो कंज्यूम कर रहे हैं उससे वो चीज़ें उनके हेल्थ के लिए डेंजरस ना हो। द एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 1955। एक्ट इनटू इफेक्ट कब आया, यानी इंप्लीमेंट कौन से ईयर से हुआ है? 1 जून 1955 से। एक्ट वॉज सब्सिक्वेंटली अमेंडेड इन 1964, 1976 एंड 1986। अब इस एक्ट में जैसे जैसे दौर बढ़ता गया चेंजेस जो है वो आते गए। 55 में इसको इम्प्लीमेंट किया 1 जून 1955। अब उसके बाद उसके अंदर पहला चेंज आया 64 में, फिर आया 76 में, फिर आया 86 में। तो इस तरीके से उस एक्ट में चेंजेस आते गए। The Act established standards for various food items specifying the permissible limits of additives, contaminants and other substances.
अच्छा, कई बार हम खाने में ना फूड कलर्स का भी इस्तेमाल करते हैं बच्चों, लेकिन वो फूड कलर्स को जब बनाया जाता है तो कुछ लिमिटेड, उनकी कुछ लिमिट सेट की जाती है कि इस लिमिट से ज़्यादा आप उस एडिटिव्स को नहीं बनाएंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो एक्ट बना, इस एक्ट ने कुछ फूड आइटम्स को क्या बोला कि आपको एक सेट लिमिट दे दी गई है, उस लिमिट से ज़्यादा आप एडिटिव्स को ऐड नहीं करेंगे, ज़्यादा मिलावट नहीं करेंगे। Act empowered food inspectors to collect samples of food products, conduct inspection and take legal actions against those found violating the provision। ये एक्ट ने क्या किया, फूड इंस्पेक्टर को बोला है कि आप सैंपल कलेक्ट करो, सैंपल पे इन्वेस्टिगेशन करो, और अगर कोई जिम्मेदार किसी का जुर्म साबित होता है कि उसने मिलावट किया है, उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये प्रोविजन फूड इंस्पेक्टर्स को क्या होता है, मिलता है। नेक्स्ट वी हैव इज एनालिसिस ऑफ फूड। अब जब हम बात करते हैं कि ये फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंदर इंस्पेक्टर्स को तो अधिकार मिलता है कि भाई आप जाओ, आप इंस्पेक्शन करो, जहाँ मिलावट है, जहाँ वायलेट किए जा रहे हैं कंज्यूमर्स के इन प्रोविजंस को, इन राइट्स को, तो आप उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन जो है वो कर सकते हैं। अब कौन इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहले होता है पब्लिक एनालिस्ट। पब्लिक एनालिस्ट को अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। ऑफिशियल गैजेट निकालते हैं, नोटिस होता है कि भाई ये क्वालिफिकेशन में हम देख रहे हैं कि कोई पब्लिक एनालिस्ट अवेलेबल है क्या। तो हम जब देखते हैं, जैसे हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, हमने क्या किया है, बीकॉम किया है, बीएमएस किया है, बैफ किया है, जो भी कोर्स किया है, ठीक है, तो एक पोजीशन होती है, उस पोजीशन के लिए बोला जाता है कि चलो ये कोर्स करने वाले बच्चे या फिर ये क्वालिफिकेशन वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। सिमिलरली ये पब्लिक एनालिस्ट के पोस्ट के लिए भी गवर्नमेंट एक ऑफिशियल गैजेट के थ्रू नोटिफिकेशन भेजती है, और जिसके पास वो क्वालिफिकेशन होगी पब्लिक एनालिस्ट बनने की, वो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया होता है जो सेट होता है, तो उनको क्या करते हैं, गवर्नमेंट एक लोकल एरिया असाइन करती है। कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट करती है, डिपेंड करता है कौन से लेवल पे, सेंट्रल या स्टेट लेवल पे अपॉइंट किया जा रहा है। अब provided that no person who has any financial interest in manufacture, import or sale of any article of food shall be appointed to be a public analyst। पब्लिक एनालिस्ट हम किसको अपॉइंट करेंगे, जिसका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में, इंपोर्ट या सेल ऑफ एनी आर्टिकल ऑफ फूड में। यानी मेरा खुद का बिजनेस है मिलावट वाला, और मेरा खुद का बिजनेस है जहाँ पर मैं फूड का काम कर रही हूँ, और मैं ही पब्लिक एनालिस्ट के प्रोफाइल के लिए अप्लाई करती हूँ, तो ऐसे सिचुएशन में अलाउ नहीं किया जाएगा। डिफरेंट पब्लिक एनालिस्ट में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ फूड। अलग अलग फूड आर्टिकल्स के लिए अलग अलग पब्लिक एनालिस्ट को अपॉइंट किया जा सकता है। फिर आते हैं हमारे फूड इंस्पेक्टर। कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। अगेन ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देते हैं, और जिसकी भी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशंस मैच होगी फूड इंस्पेक्टर के लिए, उसको फूड इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से। अगेन इसके अंदर एक फूड इंस्पेक्टर का अपना खुद का फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में, या किसी भी तरीके के सेल ऑफ फूड आर्टिकल के अंदर, तो ही उसको फूड इंस्पेक्टर आप अपॉइंट कर सकते हो। एवरी फूड इंस्पेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 1 ऑफ IPC एंड शैल बी ऑफिशियली सबॉर्डिनेट टू सच अथॉरिटी एज द गवर्नमेंट अपॉइंटिंग हिम। तो जो भी फूड इंस्पेक्टर को IPC सेक्शन 21 ऑफ IPC इंडियन पेनल कोड के तहत जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से अपॉइंट किया गया, और उनको जिस अथॉरिटी को रिपोर्ट करने बोला जाएगा उनको करना ही होगा। That is how the two important people are included. Now, some of the powers of food inspectors are, अब ये जो food inspector है इनके पावर क्या है। सबसे पहले inspection of premises. Food inspectors have the authority to enter, inspect and examine any place where food is manufactured, processed, stored, sold or distributed. फूड इंस्पेक्टर उस प्रेमाइसिस में एंटर होकर उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं जहाँ पर वो फूड आर्टिकल या जो फूड मैन्युफैक्चर होता है, जहाँ पर बन रहा है वहाँ पर जा सकते हो, जहाँ पर उसका प्रोसेसिंग है वहाँ जा सकते हो, जहाँ पर स्टोरेज के लिए रखा है वहाँ जा सकते हो, जहाँ से बेचा जा रहा है, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर्स जाकर क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। Then taking samples. Food inspectors can take samples of any food or food related items for analysis. आप एज ए फूड इंस्पेक्टर कुछ सैम्पल्स ले सकते हो, किसके लिए, इंस्पेक्शन के लिए। दीज सैम्पल्स आर कलेक्टेड टू चेक फॉर कंप्लायंस विद सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। देखो फूड इंस्पेक्टर्स का काम ही क्या होता है, हमने कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाकर रखा है, आपका जो फूड है क्या उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच करता है, वो देखने के लिए हमको आपका सैम्पल लेकर जाकर लेबोरेटरी में देना होगा टेस्टिंग के लिए। देन सीजर ऑफ फूड आर्टिकल। सीजर का मतलब होता है जब्त करना। If a food inspector has reasons to believe that any food article is not in compliance with provisions of the act, they can seize and carry away such articles for further examination. एक तो सैंपल लेकर गए तो अलग बात है, लेकिन अगर फूड इंस्पेक्टर को लगता है
कि जो भी आपने प्रोविज़न बनाए उस प्रोविज़न के हिसाब से एक फूड आर्टिकल सेल नहीं हो रहा है, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है उसके हिसाब से नहीं बेचा जा रहा है, तो उन सारे फूड आर्टिकल्स को जब्त करके आगे फर्दर एग्जामिनेशन के लिए फूड इंस्पेक्टर लेकर जा सकता है। उसके लिए उसको आपको कोई स्पेशल परमिशन लेने की आपसे ज़रूरत नहीं है। Prohibition order. Food inspectors can issue prohibition orders to restrict or prohibit the manufacture, sale, storage, distribution or transport of certain food items that pose a threat to public health. अगर public health के लिए ऐसा कोई food article है जो कि harmful हो सकता है, तो ऐसे food article को food inspector क्या कर सकता है, prohibit कर सकता है, ban कर सकता है, उसका manufacturing, उसका storage, उसका selling, उसका transportation जो public health को affect कर सकता है, उनको वो prohibit कर सकता है, रोक सकता है उनके distribution को। नेक्स्ट जो फूड इंस्पेक्टर के पास पावर है वो है एक्सेस टू रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। फूड इंस्पेक्टर्स हैव द अथॉरिटी टू एक्सेस एंड एग्जामिन रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्ड मेंटेन बाय बिजनेसेस टू एंश्योर कंप्लायंस विद द एक्ट। जो भी डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है इस फूड को सेल करने के लिए, क्वालिटी स्टैंडर्ड आप क्या मेंटेन करते हो, FDA से अप्रूव्ड हो या नहीं हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तो एज फूड इंस्पेक्टर मेरा राइट है कि मैं क्या करूँ, ये मेरे पास पावर है कि मैं सारे आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकती हूँ। Issuing improvement notices. In cases where a food business is not complying with safety standards, food inspectors can issue improvement notices specifying the necessary measures to be taken for compliance. तो चाहो तो आप नोटिस सेंड कर सकते हो उन बिजनेसेस को जहाँ पर आपको लगता है कि अगर आप क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आप क्वालिटी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करो, हम फिर से इंस्पेक्शन करेंगे। अगर फिर भी आप सेम काम रिपीट करते हो तो फिर आपको पेनल्टी होगी या फिर आपको सज़ा उस चीज़ की मिलेगी। Initiation of prosecution. Food inspectors can initiate legal actions including filing complaints and initiating prosecutions against offenders who violate the provisions of the act. यानी कि यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर्स अगर चाहे तो अगर नहीं मान रही है दी अदर पार्टी, जो मैन्युफैक्चरर है, सेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, नहीं मानते हैं, तो उनके अगेंस्ट सीधा सीधा लीगल एक्शन लेने का हक भी किसको है, ये पावर फूड इंस्पेक्टर्स के पास होता है। Cancellation or suspension of license. If a food business is found to be operating in violation of the act, food inspector may recommend the cancellation or suspension of licenses issued to such business. यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर चाहे आपका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है अगर आपने एक्ट के हिसाब से काम नहीं किया है तो। Notifying food safety authorities. Now, food inspectors are required to report any contravention of the provisions of the act to the designated food safety officer or food safety authority. तो जिसके अंदर भी ये फूड इंस्पेक्टर्स काम करते हैं, उनके सर पर भी कुछ अथॉरिटीज़ होती है। तो आप जब इंस्पेक्शन के लिए जाते हो, जब आपको लगता है कोई लीगल एक्शन लेना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों का नोटिफिकेशन यानी कि इसको नोटिफाई करना, इसको बताना होगा आपको अपनी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को जिसके अंडर आप काम कर रहे हो। फिर है हमारी सेंट्रल फूड लेबोरेटरीज़। अब इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना तो नहीं है बच्चों, लेकिन अगर आप नेट पर इनके बारे में सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्या है ये फूड लेबोरेटरीज़ का काम क्या है बेसिकली, ये जो फूड इंस्पेक्टर सैंपल्स लेते हैं ना, अब सैंपल लेकर वो खाकर तो चेक नहीं करेंगे, ना ही अपने घर ले जाकर चेक करेंगे। उसके लिए हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट फूड लेबोरेटरीज़ है जहाँ पर ये सैंपल्स को टेस्टिंग के लिए भेजा जा सकता है और उसका हम रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि ये कितना हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं है। So central food laboratories have been established under the Act, which work as appellate laboratories for purpose of analysis of appeal samples of food articles lifted by the food inspectors of state, union, territory and local bodies. Food inspector कहीं का भी हो, स्टेट हो, लोकल टेरिटरी, यूनियन टेरिटरीज, कहाँ का भी हो, फूड इंस्पेक्टर सैंपल लेकर आएगा, इन लेबोरेटरीज को दे सकता है टेस्टिंग के लिए, उनके सैंपल टेस्टिंग के लिए। नाउ द लेबोरेटरीज दैट वी हैव इज़ फूड रिसर्च एंड स्टैंडर्डाइजेशन लेबोरेटरी जो गाजियाबाद में है, यहाँ पर आप सैंपल भेज सकते हैं। अनदर लेबोरेटरी सेंट्रल फूड लैब जो कि कैलकाटा में है, सेंट्रल फूड लैब जो कि पुणे में है, एंड अगेन वन मोर वी हैव विच इज़ इन मैसूर। सो वी हैव इन गाजियाबाद, कैलकाटा, पुणे एंड मैसूर। These are the 4 places wherein we have a central food laboratory where the food inspectors can send these food samples for further inspection to check whether they are in compliance with the act, whether they are in compliance with the safety standards that has been maintained. If not, legal action can be taken against such food manufacturers. तो ये हमारा फूड प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1955 है, जिसको अभी रिप्लेस किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 ने। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कौन से एक्ट थे हम वो पढ़ रहे थे ना, उसमें से ये एक एक्ट है जो कि कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर बनाया गया था।
तो ये था आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा बच्चों। किसी तरीके का कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।